अध्याय 18 सर्दी दूर करने वाली चांदी की सुई। आपने यह किससे सुना? जिया क्विंग्यू ने बेरुखी से पूछा। उसके विचार चौंक गए। गहन शक्ति के समान स्तर पर फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के सदस्यों की जीवन प्रत्याशा अन्य लोगों की तुलना में काफी हद तक कम थी। यह क्रूर सत्य था। फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के भीतर भी यह एक रहस्य था जिसे फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के नेतृत्व द्वारा हमेशा दबा दिया गया था। जिया क्विंग्यू को इसके बारे में पता होने का कारण यह था कि उसके मालिक ने उसकी एक सफलता के बाद अनजाने में उससे इसका उल्लेख किया था। इसके अलावा उसने उसे बताया कि यह फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की सबसे बड़ी खामी थी और उसे सख्त आदेश दिया कि वह अपने साथी शिष्यों सहित किसी को भी न बताए। फिर भी यहाँ जियोचे ने इसे आसानी से जोर से कहा था, अगर मैं फ्रोजन क्लाउड असगार्ड का मालिक होता तो मैं इस दोष को छिपाने और बाहरी लोगों को इसका पता लगाने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता। क्या आपको लगता है कि मैंने संभवतः यह बात किसी से सुनी होगी? जियोचे ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मैं वास्तव में आपकी नाड़ी को मापने से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, बस इतना ही। आपकी प्रतिक्रिया से ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा वह सही था। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। जिया क्विंग्यू ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। केवल एक नाड़ी से फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के सबसे बड़े रहस्य का अनुमान लगाने में सक्षम होना, यह हास्यास्पद है। यदि यह इतना आसान होता तो ब्लू विंड एम्पायर में अनगिनत संख्या में स्पिरिट डॉक्टरों के साथ फ्रोजन क्लाउड असगार्ड का रहस्य न जाने कितने साल पहले उजागर हो गया होता। हालांकि जियोचे ने जो कुछ भी कहा था वह सीधे मामले की जड़ तक गया, बिना किसी खामी के। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे जिया क्विंग्यू हतप्रभ न हो जाए। मैं जानता था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। जियोचे ने जमीन से औषधीय बर्तन और पैकेज उठाया और घर में चला गया। मेरे पीछे आओ। जिया क्विंग्यू की नजर उसके हाथों में रखी वस्तुओं पर पड़ी। थोड़ी झिझक के बाद वह उसके पीछे कमरे में चली गई और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। औषधीय बर्तन और पैकेज रखने के बाद जियोचे ने जिया क्विंग्यू को आदेश दिया, बैठो। आप क्या करना चाहते हैं? जिया क्विंग्यू ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। जाहिर है मैं आपका इलाज करना चाहता हूं। कोई जरूरत नहीं है। जिया क्विंग्यू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। यह आवश्यक है या नहीं, यह सबसे अच्छा होगा यदि आप निर्णय लेने के लिए बाद तक प्रतीक्षा करें। अरे, आपको इसे आजमाने के लिए भी तैयार नहीं होना चाहिए, ठीक है? जियोचे ने पैकेज खोला और एक चांदी का डिब्बा निकाला। उसने आह भरते हुए कहा। उसके चेहरे पर हताशा और निराशा की झलक दिखाई दी। मैं जानता हूं कि आप मूल रूप से मैं जो कुछ भी कहता हूं उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम मेरे पास आपको चोट पहुंचाने की न तो क्षमता है और न ही कोई कारण। मैंने सुबह सुबह अस्पताल से ये चीजें प्राप्त कर ली। इसका कारण केवल यह था कि मैं आपको उपचार देना चाहता था, बस इतना ही। यदि यह काम करता है तो यह अच्छा है, यदि नहीं तो भी आप कुछ भी नहीं खोएंगे। चूंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं और इसे आजमाना नहीं चाहते हैं तो इसे भूल जाइए। बस दिखावा करो कि यह एक तरफा स्नेह है। जियोचे के शब्दों ने जिया क्विंग्यू को चौंका दिया और उसके दिल में थोड़ा अपराध बोध बढ़ गया। यह सच था कि उसने पहले जो कहा था और अब वह जो कह रहा है वह सब उसके इलाज में मदद करने के लिए था। उसने उससे कुछ भी अनुरोध नहीं किया या कोई शर्त नहीं रखी। जैसा कि उसने खुद कहा था, उसके पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई कारण या क्षमता नहीं थी। परिणाम चाहे जो भी हो, उसे सीधे तौर पर अस्वीकार करना वास्तव में थोड़ा ज्यादती थी। जिया क्विंग्यू ने अपने दिल में एक आह भरी और फिर जियोचे के बगल में बैठ गई। आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप उपचार प्राप्त करने के इच्छुक हैं? जियोचे ने उसकी ओर देखा और फिर खर्राटे के साथ अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। एक अन्यायी बच्चे के प्रति उसके रवैये ने जिया क्विंग्यू को यह तय करने में असमर्थ कर दिया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, और उसकी आवाज में राहत आई। मैं देखना चाहती हूं कि तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे। और अब वह अधिक आज्ञाकारी है। जब जियोचे ने अपना चेहरा पीछे घुमाया तो उसकी अभिव्यक्ति मुस्कुराहट थी। इसके कारण जिया क्विंग्यू उसे ध्यान से देखने लगा। इस लड़के का मूड स्विंग वास्तव में बहुत तेज था। अपना हाथ बढ़ाओ। जियोचे जिया क्विंग्यू के सामने बैठा था।
जिया क्विंग्यू ने भी तदनुसार दोनों बाहों को फैलाया और उन्हें मेज पर क्षैतिज रूप से टिका दिया। उसकी लाल आस्तीनें उसकी कोहनियों तक उठी हुई थीं, जिससे मलाईदार बर्फ जैसी सफेद भुजाओं की एक जोड़ी दिख रही थी। जियोचे ने चांदी का डिब्बा खोला। आश्चर्य की बात यह है कि अंदर कई दसियों धागे वाली पतली चांदी की सुइयां व्यवस्थित थीं। चांदी की सुइयां। मुझे मत बताएं कि आप एक्यूपंक्चर का उपयोग करने जा रहे हैं। जिया क्विंग्यू की चांद जैसी भौहें ऊपर उठीं। एह, क्या आप वास्तव में एक्यूपंक्चर जानते हैं? जियोचे ने उसे कुछ हद तक आश्चर्यचकित होकर देखा। ब्लू क्लाउड महाद्वीप पर 10 लोग भी नहीं थे जो एक्यूपंक्चर कर सकते थे, भले ही वह और उनके मेडिकल संत मास्टर शामिल थे। हालांकि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर यह स्पष्ट रूप से अधिक लोकप्रिय चिकित्सा उपचारों में से एक था। जियो कबीले के अस्पताल में एक्यूपंक्चर उपकरणों का एक सेट ढूंढना भी संभव था। बेशक मुझे पता। मैं यह भी जानता हूं कि एक्यूपंक्चर तकनीकों में कुशल होने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। आपको थोड़ी सी भी सफलता पाने के लिए दसियों साल लग जाते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि आप चिकित्सा तकनीकों का अध्ययन कर रहे थे। एक्यूपंक्चर का तो जिक्र ही नहीं। साथ ही आपके कमरे में पारंपरिक चिकित्सा की गंध या निशान नहीं है। आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं? जिया क्विंग्यू की आंखें हमेशा सावधान और संदिग्ध थीं। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। जियोचे ने एक चांदी की सुई निकाली, उसके आधार को 2 उंगलियों से पकड़ा। जब जियोचे ने चांदी की सुई उठाई तो जियो क्विंग्यू की नजर थोड़ी विचलित हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियोचे के हाथों में उस चांदी की सुई में एक प्रकार की अवर्णनीय सद्भाव की भावना थी, जैसे कि वह स्वाभाविक रूप से जियोचे के हाथों से विकसित हुई हो। यह भावना बहुत सूक्ष्म और अवर्णनीय थी, फिर भी यह स्पष्ट रूप से और वास्तव में अस्तित्व में थी। जियोचे ने एक छोटी बोतल खोली और चांदी की सुई को ध्यान से अंदर डुबोया। मुझे एक्यूपंक्चर करना आता है या नहीं, आपको तुरंत पता चल जाएगा। बेशक अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है या आपको लगता है कि मैं खेल रहा हूं, तो आप जब चाहें मुझे रोक सकते हैं। उस बोतल के अंदर क्या है? जिया क्विंग्यू की नजर उस छोटी बोतल पर पड़ी। लाल रंग के सूरजमुखी का साधारण रस। जियोचे ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। उसकी नजर जिया क्विंग्यू की बर्फीली बाहों पर पड़ी। चांदी की सुई पकड़ने वाला बायां हाथ थोड़ा सा टिमटिमाया। जियोचे की गति बहुत तेज थी, इतनी तेज कि जिया क्विंग्यू प्रतिक्रिया नहीं कर सका। जब जियोचे का बायां हाथ हट गया तो उसकी उंगलियों के बीच की चांदी की सुई दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बजाय उसकी दाहिनी कलाई पर एक चांदी की सुई लंबवत डाली गई। सटीक रूप से यांगची एक्यूपंक्चर बिंदु पर उतर रही थी। कोई दर्द नहीं था। इसे बेहतर तरीके से वर्णित किया जा सकता है कि कोई एहसास ही नहीं हुआ। यदि ऐसा नहीं होता कि वह इस चांदी की सुई को एकटक घूर कर देख रही होती, तो उसे पता ही नहीं चलता कि चांदी की सुई उसकी कलाई को छेद रही है। जिया क्विंग्यू द्रवित हो गई। इतनी जल्दी? नहीं, यह जल्दी था, बल्कि कुशल। एक प्रकार का कौशल जो आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गया था, उस बिंदु तक जहां इसे अपने चरम पर कहा जा सकता था। दूसरी चांदी की सुई जियोचे द्वारा उठाई गई और लाल रंग के सूरजमुखी के रस में डुबोई गई। जैसे ही वह जिया क्विंग्यू की दाहिनी कलाई की ओर झुका, उसकी कलाई थोड़ी हिल गई और दूसरी चांदी की सुई ने यांगू एक्यूपंक्चर बिंदु को सटीक रूप से छेद दिया। तीसरी और चौथी सुई क्रमशः झोंगझू और हेगु बिंदुओं में छेदी गई। दाहिने हाथ के बाद अन्य 4 चांदी की सुइयों ने बाएं हाथ के यांगची, यांगुक, झोंगझू और हेगु को 4 अंक तक छेद दिया। हर बार उसकी हरकतें इतनी तेज होती थीं कि जिया क्विंग्यू को केवल एक धुंधली छाया ही गुजरती हुई दिखाई देती थी। प्रत्येक चांदी की सुई के छेद के साथ उसके हृदय में आश्चर्य भी बढ़ गया। टीएल रॉ ने कहा कि उसका आश्चर्य सुइयों या किसी चीज से ओवरलैप हो गया। वह नहीं जानती थी कि जियोचे के उपचार का कोई असर होगा या नहीं, लेकिन जिया क्विंग्यू को मूल रूप से विश्वास नहीं हो रहा था कि वशीकरण की हद तक कुशल यह तकनीक एक 16 वर्षीय लड़के द्वारा की गई थी। अपने हाथों को आराम दें और लगातार सांस लें।
किसी भी परिस्थिति में तुम्हें गहन शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। जियोचे की आवाज उसके कान के पास गूंज उठी। उसने उसका सहयोग किया, उसके हाथ ढीले हो गए और उसकी सांसें शांत हो गईं। इस समय उसे अचानक दोनों हाथों के भीतर बर्फीली ठंडी हवा का संघनन महसूस हुआ। फिर मानो कोई नाली ढूंढ रहा हो, वह तेजी से 4 यांगची, यांगुक, झोंगझू और हेगु बिंदुओं की ओर दौड़ रहा है जो चांदी की सुइयों से छेदे गए थे। अचानक सफेद धुंध के कण धीरे धीरे 8 चांदी की सुइयों से ऊपर उठे। भीतर जमा ठंडी हवा ने आसपास के तापमान को तेजी से कम कर दिया। अपने मध्याह्न रेखा से भागती हुई ठंडी हवा और तेजी से बढ़ते सफेद कोहरे को महसूस करते हुए जियाक्विंग्यू का बर्फीला चेहरा तेजी से हिल गया। सफेद कोहरा पूरी तरह से बढ़ना बंद होने में कुछ मिनट लग गए। इस समय जियोचे अचानक आगे बढ़ा और अपने दोनों हाथों को झटका दिया। उसकी उंगलियां मृगतृष्णा की तरह घूम रही थीं। 1 सेकंड में जियाक्विंग्यू के हाथों में चुभाई गई सभी 8 चांदी की सुइयां उसके हाथ में वापस आ गईं और फिर एक अलग डिब्बे में रख दी गईं। यह ठंडी हवा जितना मैंने सोचा था उससे भी अधिक भारी थी। यह अच्छा है कि आप मुझसे मिले, जियोचे ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। फिर चांदी की सुई का डिब्बा बंद कर दिया और कहा, क्विंग्यू मेरी पत्नी, अब तुम्हारे हाथ कैसा महसूस कर रहे हैं? जियाक्विंग्यू ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसकी आंखें डगमगा रही थीं। हल्का, आरामदायक, गर्म। अभी उसके हाथों को ऐसा ही महसूस हो रहा था मानो वह अचानक किसी भारी बंधन से मुक्त हो गई हो। फ्रोजन क्लाउड सेक्रेड आर्ट्स की खेती शुरू करने के बाद यह पहली बार था कि उसने अपनी हथेली और बाहों में इस तरह की गर्माहट महसूस की थी। उसने जियोचे की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और आश्चर्य से पूछा, वास्तव में यह क्या है? यह वास्तव में बहुत सरल है। मैंने अभी अभी आपके हाथों के अंदर की ठंडी हवा और आपके हाथों की शिरोबिंदु को छोड़ा है। साथ ही मैंने अवरुद्ध शिरोबिंदु को भी खोल दिया। बस इतना ही, जियोचे ने विनम्रतापूर्वक कहा। आपकी फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की गहन तकनीक गहन क्यूई को बर्फ की तरह ठंडा कर सकती है और इस प्रकार आपकी शक्ति में काफी वृद्धि कर सकती है। बर्फ की ठंडी गहरी क्यूई के अधिक शक्तिशाली होने का कारण यह है कि ठंडी हवा लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। आपके दुश्मन लोग हैं, लेकिन आप भी एक व्यक्ति हैं। किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले आप अनिवार्य रूप से पहले खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यह एक बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत है। आज सुबह जब मैंने तुम्हारी हथेली को छुआ तो पाया कि तुम्हारी हथेली का तापमान एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक ठंडा था। शायद आपके फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के सदस्य वास्तव में मानते हैं कि यह फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स की खेती का अपेक्षित परिणाम है, लेकिन चिकित्सा दृष्टिकोण से यह अजीब होगा यदि इस प्रकार के शरीर के तापमान को सामान्य माना जाता है। आमतौर पर जब आप अपनी गहरी ताकत का उपयोग नहीं करते हैं तो गहरी ताकत आपकी गहरी नसों में एकत्रित हो जाती है और आपके शरीर को प्रभावित नहीं करती है। हालांकि जैसे ही इसका उपयोग किया जाता है, फ्रोजन क्लाउड गहरा क्यूई आपके पूरे शरीर से जुड़ जाता है और जब इसे छोड़ा जाता है तो यह घायल हो जाता है। जब यह प्रसारित होगा तो यह आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। आपको कुछ वर्षों से अधिक समय से फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स की खेती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बड़ी मात्रा में ठंडी हवा पहले से ही आपके 5 आंत, 6 आंतों, रक्त, अस्थि मज्जा और डेंटियन में प्रवेश कर चुकी है और यह अभी भी जमा हो रही है। समय के साथ यह लगातार आपके आंतरिक अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। यह अजीब होगा यदि यह आपके जीवन को छोटा नहीं करता। ये नकारात्मक प्रभाव वास्तव में ऐसी चीजें हैं जिनका आप सामान्य रूप से कभी सामना नहीं करेंगे। टीएल, कृपया इन मेडिकल चीजों को स्वयं गूगल पर खोजें। जियाक्विंग्यू। इसके अलावा ठंडी हवा के तहत शरीर के कई मेरिडियन बार बार ऐंठन करेंगे और फिर बंद हो जाएंगे, जिससे गहन क्यूई का उपयोग करने की आपकी क्षमता प्रभावित होगी। आप अपने हाथों में गहन शक्ति स्थानांतरित करने का प्रयास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह पहले की तुलना में कैसा है। जियोचे ने सख्त चेहरे के साथ कहा। जियोचे की आत्मविश्वासपूर्ण राय शुरू से अंत तक यथोचित रूप से कही गई थी और कारण और प्रभाव के साथ प्रस्तुत की गई थी। इतना ही नहीं बल्कि तर्क को समझना इतना आसान था कि सुनने वाला मूर्ख भी समझ सकता था।
एक बार जियोचे की गंभीर प्रतिक्रियाएं जुड़ जाने के बाद उससे सवाल करना या उसका खंडन करना मूल रूप से असंभव था। जैसे ही जियोचे सख्त चेहरे के साथ बोल रहा था, उसका दिल वास्तव में उदास हो रहा था, क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा था वह वास्तव में सच था, लेकिन यह सच भी था और फिर भी बकवास भी। यह बात सच है कि भीतर एकत्रित होने वाली ठंडी हवा शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। तथ्य यह है कि यह मेरिडियन को बंद कर देगा, यह भी सच है। लेकिन अगर फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स उतना ही असहनीय था जैसा कि उन्होंने कहा था, तो फ्रोजन क्लाउड असगार्ड का कोई मूल्य कैसे होगा? ब्लू वाइन साम्राज्य के चरम पर होने का तो जिक्र ही नहीं, यह अगले 800 वर्षों तक भी टिक नहीं पाएगा। कुछ समय तक फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स की खेती करने के बाद शरीर पूरी तरह से इसका आदी हो जाएगा। फिर शरीर में ठंडी हवा, जबकि यह हानिकारक थी, न केवल उन्हें नुकसान पहुंचाना बंद कर देगी बल्कि सहायता भी प्रदान करेगी। भीड़भाड़ वाली मेरिडियन भी स्वाभाविक रूप से साफ हो जाएंगी। हालांकि जियाक विंग्यू केवल 3 या 4 वर्षों से फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स की खेती कर रहे हैं। वह स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अनुकूलित चरण में नहीं हो सकती थी। उसके शब्दों को उसके अब तक के अनुभवों के साथ जोड़कर उपचार के बाद की भावना के अलावा जियोचे के तर्क उसे मौलिक रूप से निर्दोष लगे। इलाज तो सिर्फ एक बहाना था। फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का दोष भी केवल एक बहाना था। वह क्या हासिल करना चाहता था, यह केवल वही जानता था। अध्याय 19 गहन को खोलना। जियोचे के शब्दों को सुनने के बाद जियाक विंग्यू ने अपनी गहन शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित करने की कोशिश की। तुरंत उसका दिल एक बार फिर धड़कने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले की तुलना में उसके हाथों में बहने वाली गहन शक्ति बड़े अंतर से अबाधित थी। इसकी गति भी 20 या 30% तक तेज थी। जियाक विंग्यू की प्रतिक्रिया देखकर जियोचे ने संतुष्टि में सिर हिलाया। क्या आपको नहीं लगता कि यह पहले की तुलना में बहुत कम भीड़भाड़ वाला और तेज है? यदि हम आपके शरीर में बची हुई ठंडी हवा को छोड़ देते हैं और आपके मध्याह्न रेखा को साफ कर देते हैं, तो आपके शरीर का तापमान फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का अभ्यास नहीं करने पर एक सामान्य व्यक्ति के समान तापमान होगा। कोई भी नकारात्मक दुष्प्रभाव प्रकट नहीं होगा और जिस गति से आप अपनी गहन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं वह कम से कम आधी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, अब से जिस गति से आप फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स की खेती करेंगे वह कम से कम 30% बढ़ जाएगी। ओह, मैं बस यूं ही बोल रहा हूं। यदि तुम भी यूं ही सुन लेते तो ठीक रहता, क्योंकि तुम मुझे कभी ये काम करने की इजाजत नहीं देते। जैसे ही जियोचे बोला, उसने पहले से ही उन चीजों को साफ करना शुरू कर दिया था जो वह अस्पताल से लाया था। क्या आपने अभी कहा कि जिस गति से मैं फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स विकसित करूंगा वह 30% बढ़ जाएगी? जियाक विंग्यू ने अचानक अपना सिर घुमाया। जियोचे के बयान ने उसे बिल्कुल चौंका दिया, इतना कि वह उस पर विश्वास करना चाहती थी, फिर भी खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर सकी। एक गोली जो किसी व्यक्ति को 1 या 2 साल के लिए 10 या 20% तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देगी, बिना किसी प्रतियोगिता के एक दुर्लभ खजाने के रूप में वर्गीकृत की जाएगी, इतना कि यह एक विशाल हाथापाई का कारण बनेगा जो खूनी बारिश से भीगने वाले युद्ध क्षेत्र को जन्म देगा। फिर भी जियोचे के शब्दों का अर्थ वास्तव में 30% की स्थायी वृद्धि थी। ये वाकया तो आश्चर्य से भी कहीं ज्यादा था। यदि कोई ऐसी चीज या कोई शर्त थी जो किसी व्यक्ति की साधना गति को स्थायी रूप से 30% तक बढ़ाने की अनुमति देती थी, तो जियाक विंग्यू का बिना किसी संदेह के मानना था कि दुनिया के सभी नायक अपनी पूरी शक्ति के साथ इसे प्राप्त करने के लिए आगे आएंगे। हाँ, जियोचे ने सिर हिलाया। यह आप पर निर्भर करता है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं। इसके विपरीत जियोचे के मानो या न मानो रवैये के कारण जियाक विंग्यू को उस पर कुछ और विश्वास करना पड़ा। उसके उपचार के प्रभावों के साथ जो उसने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था, इसका मतलब यह था कि बाद में उसने विनम्रतापूर्वक जो आश्चर्यजनक बातें कही थीं, उनका सामना करने पर वह ज्यादा सवाल करने में असमर्थ थी। इस एहसास ने खुद को भी हैरान कर दिया। विशाल जमे हुए बादल असगार्ड हजारों वर्षों से ब्लू विंड एम्पायर पर अस्तित्व में थे, लेकिन इस तरह के चौंकाने वाले परिणाम के साथ एक विधि के अस्तित्व के बारे में कभी नहीं सुना था।
इस छोटे से तैरते बादलों के शहर में विकृत गहरी नस वाला केवल 16 वर्ष का एक युवा अप्रत्याशित रूप से आत्मविश्वास से यह कह सकता था, और साथ ही वह खुद को उस पर विश्वास करने से रोकने में असमर्थ थी। यदि इसका वास्तव में वही प्रभाव है जो आप दावा करते हैं, तो आप यह क्यों कहेंगे कि मैं आपसे यह करवाने के लिए सहमत नहीं होऊंगा? जियाक विंग्यू ने पूछा। ठीक है। जियो चे ने अपने मुंह का कोना उठाया और जोर से बोला, यह वास्तव में सरल है। यदि आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे। अपने पूरे शरीर से ठंडी हवा निकालने और मेरिडियन को साफ करने के लिए आपको निश्चित रूप से अपने पूरे शरीर पर सुइयों की आवश्यकता होगी। चूंकि आपको अपने शरीर पर सुइयां रखने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से आपको कपड़े भी उतारने होंगे। कम से कम तुम्हें मुझे अपनी पूरी पीठ तो दिखानी होगी। तुम मुझे अपना हाथ भी नहीं छूने दोगी। क्या तुम मेरे सामने कपड़े उतारने को तैयार हो? जियाक विंग्यू। ठीक है, चांदी की सुइयों का उपयोग किया गया है। मुझे इन्हें अस्पताल में वापस ले जाना चाहिए। जियो चे ने जियाक विंग्यू को हल्की सी मुस्कान दी। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर तुम मेरी पत्नी हो। कल रात के सन्नाटे में तुम मेरे लिए कंबल लाने के लिए बाहर भागी थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करूंगा वह केवल अपेक्षित है। जियो चे को सब कुछ पैक करते हुए देखकर जियाक विंग्यू की अभिव्यक्ति लगातार बदलती रही। अंत में वह एक बार फिर स्वेच्छा से बोली, मैं हमेशा से अपने शरीर में ठंडी हवा के संचय के बारे में जानती थी। मैं यह भी जानता हूं कि फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स के शुरुआती चरण मेरे मेरिडियन को घेर लेंगे। यदि ठंडी हवा को बिखेरने और शिरोबिंदु को साफ करने से वास्तव में शरीर की परेशानी से राहत मिल सकती है, और निश्चित रूप से गहन शक्ति के उपयोग में भी सुधार होगा। इसका उस गति को बढ़ाने से क्या लेना देना है जिस पर मैं गहन शक्ति विकसित करता हूं? यह बहुत जटिल चिकित्सा ज्ञान को छूता है और बहुत जटिल है, इसलिए मैं वास्तव में इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इसके अलावा मुझे यकीन है कि अगर मैंने समझाया भी तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। जियो चे ने अस्पष्ट उत्तर दिया। उसके माथे से लगभग ठंडा पसीना निकल रहा था। उसका मूल रूप से मानना था कि एक्यूपंक्चर उपचार के साथ पहले के शब्द पहले ही जियाक विंग्यू को समझाने में सफल हो गए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह संदेह से इसके बारे में पूछेगी और सीधे मामले की जड़ के बारे में पूछेगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें जरा सा भी रिश्ता नहीं था। खेती की गति और ठंडी हवा और मध्याह्न रेखा के बीच। सौभाग्य से जियाक विंग्यू ने पूछताछ का सिलसिला जारी नहीं रखा। जब जियो चे ने सब कुछ खत्म कर लिया तो वह फिर से बोली, ये बातें तुमने इन्हें कहाँ से सीखा? अभी आपकी एक्यूपंक्चर तकनीक से आपके पास निश्चित रूप से उन विशाल मेडिकल कॉलेजों में शामिल होने की योग्यता है। यदि आप वास्तव में वह करने की क्षमता रखते हैं जो आपने अभी कहा है, तो इस छोटे से तैरते क्लाउड सिटी का तो जिक्र ही नहीं, ब्लू विंड एम्पायर के सभी लोग आपका नाम जानते होंगे। आप अज्ञात कैसे रह सकते हैं और इसके बजाय एक अपंग के रूप में यह प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं? उन मेडिकल स्कूलों में शामिल हों? जियो चे ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। फिर वह मुड़ा और शांति से बोला, ये सब बातें मुझे मेरे गुरु ने सिखाई थीं। आपका स्वामी जियाक विंग्यू की चाँद जैसी भौहें हिल गईं। उसने जियो चे के किसी प्रकार के स्वामी होने के बारे में कभी नहीं सुना था। मेरे गुरु एक महान चिकित्सा संत थे। उनका पूरा जीवन अपने ज्ञान का उपयोग करके लोगों की मदद करने में व्यतीत हुआ और उन्होंने अनगिनत मरने वाले और घायल लोगों को बचाया। मैं उनसे तब मिला था जब मैं बहुत छोटा था। उन्होंने मुझे चिकित्सा निदान के 4 तरीके, सुई का उपयोग कैसे करें और औषध विज्ञान और विष विज्ञान के सिद्धांत सिखाए। उन्होंने मुझे सिखाया कि स्वर्ग के नीचे असंख्य औषधियाँ, विष, कीट और जड़ी बूटियां हैं। मैं उनका एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। उनकी दयालुता मेरे लिए पहाड़ जितनी भारी थी जिसे इस जीवन में चुकाना असंभव था। इसलिए मैं कुछ चिकित्सा तकनीकों को जानता हूँ। बाकी के लिए आपको बहुत अधिक नहीं पूछना चाहिए। साथ ही किसी बाहरी व्यक्ति को यह न बताएं कि मैं चिकित्सा का अभ्यास करता हूँ। यहाँ तक कि मेरे दादाजी और छोटी चाची भी अनजान हैं। मेरे अलावा आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो जानते हैं। टीएल चिकित्सीय निदान के 4 तरीके देखना, सूंघना, पूछना और काटना।
जैसे ही उसने अपने मृत मालिक के बारे में सोचा, जियोचे अपने चेहरे पर उदास और उदासीन भाव दिखाने से नहीं रोक सका। यह उनकी सबसे सच्ची भावना थी, जिसमें जरा भी झूठ या चालाकी नहीं थी। इस सच्ची भावना ने जियाक विंग्यू को भी प्रभावित किया, जिन्होंने जियोचे के शब्दों में पूर्ण विश्वास के साथ धीरे से कहा, आप इतने युवा हैं और फिर भी एक्यूपंक्चर में इतना चौंकाने वाला कौशल रखते हैं। ऐसा लगता है कि आपका गुरु निश्चित रूप से एक महान डॉक्टर है। वह दुनिया के सबसे महान डॉक्टर थे, उनके समकक्ष कोई नहीं, जियोचे ने दृढ़ता से कहा। जियोचे की उपस्थिति के कारण जियाक विंग्यू का आंतरिक संदेह अनजाने में थोड़ा कम हो गया। थोड़ी देर तक झिझकने के बाद उसने अंततः अपना मन बना लिया। तो फिर क्या आप आश्वस्त हैं कि आपने मुझे स्थायी रूप से 30% तेजी से खेती करने की अनुमति देने के बारे में जो कहा था, क्या वह सच है? चूंकि मैंने यह कहा है, तो मैं एक डॉक्टर के रूप में अपने गुरु के नाम का अपमान नहीं करूंगा। आप इसे आजमाने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे? जियोचे ने पलटकर आश्चर्य से भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। जियाक विंग्यू ने राहत की एक छोटी सी सांस ली और देखते हुए कहा, आपको यकीन है कि आपको केवल पीछे देखने की जरूरत है। जियोचे की आंखें चमक उठीं और उसका चेहरा करीब आ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप वास्तव में सब कुछ दिखाना चाहते हैं तो यह भी ठीक है। जियाक विंग्यू की भौहें झुक गईं और उसकी लाल आस्तीनें खुल गईं। ठंडी हवा के अचानक झोंके ने जियोचे के पूरे शरीर पर हमला किया, जिससे वह कांपने लगा। वह बिस्तर की ओर चली, बेहोश होकर बोली, चलो शुरू करते हैं। मुझे देखने दो कि क्या आपकी चिकित्सा तकनीकें उतनी ही चमत्कारी हैं जितना आप कहते हैं। हालांकि यदि आपको कोई विचार मिलता है तो मैं निश्चित रूप से आपको माफ नहीं करूंगा। जियोचे ने एक कुटिल मुस्कान दी, तुम मुझे एक थप्पड़ से मार सकते हो। अगर मेरे पास विचार होते तो भी मैं कोशिश करने की हिम्मत नहीं करता। चांदी की सुइयों का बक्सा और लाल सूरजमुखी के रस का जार, जिसे अभी अभी हटा दिया गया था, एक बार फिर बाहर लाया गया। बाद में वह बिस्तर के पास गया और पहले से ही बिस्तर के ऊपर बैठी जियाक विंग्यू से गंभीर चेहरे के साथ कहा, कपड़े उतारो। यह एक शुद्ध शब्द था, लेकिन जब जियोचे द्वारा चिल्लाया गया तो इसने एक दुष्ट अत्याचारी द्वारा एक निर्दोष महिला पर जबरदस्ती करने का आभास दिया। इस बारे में सोचते समय यहाँ तक कि अविनाशी और विश्व उद्दंड शुद्ध कमल जो कि जियाक विंग्यू था के आंतरिक हृदय ने भी इस शब्द को सुनकर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि उसकी साधना गति में स्थायी 30% वृद्धि का प्रलोभन सहन करने के लिए बहुत ज्यादा था। इतना कि यह कहना सुरक्षित है कि कोई भी गहन अभ्यासी इसका विरोध नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर यह वास्तव में सफल हुआ तो यह कहने के समान है कि समान प्रतिभा और समझ, समान गहन कला और गहन कौशल और समान वातावरण और संसाधनों के साथ 3 साल की खेती से प्रगति विपक्ष की खेती के बराबर होगी। 4 साल, 1 सदी के बाद आप विपक्ष की प्रगति से 30 साल आगे निकल जाएंगे। जियोचे को भी यकीन था कि भले ही जियाक विंग्यू को कपड़े उतारने पड़े, फिर भी वह मना नहीं करेगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाक विंग्यू स्पष्ट रूप से गहरी ताकत की ऊंची ऊंचाइयों पर चढ़ने की चाहत रखने वाली लड़की थी। यदि नहीं तो वह भावनाओं और जुनून दोनों से दूर रहने के परिणामों की परवाह किए बिना फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में शामिल नहीं होती। यदि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था, तो इस प्रकार की कीमत बिल्कुल उचित होगी। इस तथ्य के बारे में कुछ भी नहीं कहना कि यह केवल था पीछे। जियाक विंग्यू ने इस तरह सोचा और जियोचे की ओर पीठ कर ली। वह धीरे से अपने पेट के बल लेट गई, उसका दिल दर्पण की तरह स्थिर था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पोशाक के बटन खोल दिए। उसकी लाल रंग की पोशाक धीरे धीरे उसके सुगंधित कंधों और जेड जैसी भुजाओं की रेखाओं पर फिसल रही थी। एक खूबसूरत लड़की की चमकदार सफेद पीठ, जिसे ढकने के लिए कोई सिलाई नहीं थी, जियोचे की आंखों के सामने आ गई। उसने रजाई को अपनी छाती से पकड़कर खींच लिया। लाल पोशाक लगातार नीचे की ओर खिसक रही थी, जिससे एक विस्तृत और आकर्षक निचला भाग दिखाई दे रहा था, जिससे उसकी जडेल जैसी पीठ का तरल वक्र उजागर हो रहा था। उसकी पीठ पतली थी, फिर भी दुबली पतली नहीं थी, बिना उभार के स्पष्ट और चमकदार थी। उसकी गर्दन और कंधे की त्वचा बिल्कुल मुलायम और गुलाबी प्रतीत हो रही थी,
मानो उसे चिकनाई दी गई हो। जियोचे की मंत्रमुग्ध निगाहें चौड़ी हो गईं, मानो वह समाधि में हो। तुरंत शुरू करो। आपको कोई अन्य विचार रखने की अनुमति नहीं है। जियाक विंग्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी आवाज ठंडी थी। क्या एक महिला के शरीर को उसके पति द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए? जियोचे ने ध्यान से बुदबुदाया, फिर अपना मुंह बंद किया और एक चांदी की सुई उठाई। जैसे ही सुई उसके हाथ में आई, उसकी अभिव्यक्ति एकाग्रता से भारी हो गई। जैसे ही जियाक विंग्यू ने अपने पीछे जियोचे की सांसों की गति को महसूस किया, उसने अपना जवाब निगल लिया और फिर कुछ नहीं बोला, हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि अब भी वह अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जियोचे ने जो कहा वह सच था। लेकिन वह अपनी साधना गति में 30% की वृद्धि के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी, चाहे यह कितना भी छोटा मौका क्यों न हो। जियोचे की कलाइयों के हिलने के साथ हवा की आवाज सुनी जा सकती थी। एक चांदी की सुई ने जियाक विंग्यू की जेड जैसी पीठ पर तियानजोंग एक्यूपंक्चर बिंदु को हल्के से और सटीक रूप से छेद दिया। उसकी उंगली उसकी त्वचा को बिल्कुल भी नहीं छूती थी। जियोचे ने अपनी उंगलियों को ऐसे हिलाना शुरू किया जैसे कि वे उड़ रहे हों। चांदी की सुइयों को उसने एक एक करके उठाया, तेजी से और सटीक रूप से जियाक विंग्यू की पीठ में छेद कर दिया। यह लगभग उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां केवल एक हिलती हुई छाया ही दिखाई दे रही थी। जियाक विंग्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसका सारा ध्यान उसकी पीठ पर था। उसने यह देखना शुरू कर दिया कि जब भी कोई चांदी की सुई उसकी पीठ में चुभती थी, तो उसके साथ हमेशा गहन शक्ति का एक निशान रहता था। इस खोज से जियाक विंग्यू का दिल तुरंत धड़कने लगा। वह जियोचे के शरीर की स्थिति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थी। अपनी विकृत गहरी नसों के साथ वह केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर ही रुक सकता था। एकमात्र गहन क्यूई जिसका वह उपयोग कर सकता था वह सबसे बुनियादी और सबसे छोटी प्रकार की थी। हालांकि जैसे ही प्रत्येक सुई उसकी पीठ में डाली गई, भले ही उसके साथ आने वाली गहन क्यूई सूक्ष्म थी, फिर भी वह प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर के लिए ऊपरी सीमा पर थी। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। वह नहीं जानती थी कि जियोचे को सुइयों में गहरी ताकत जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हालांकि इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि वह प्रत्येक सुई के साथ अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहा था। उसने पहली 8 सुइयों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे बहुत जल्दी लगाई गई थीं और उसका पूरा ध्यान जियोचे की तकनीक पर था। इस जागरूकता ने उसके दिल में उठ रही लहरों को शांत करना क्षण भर के लिए असंभव बना दिया। इस समय उसकी पीठ को 23 सुइयों से छेदा गया था। जियोचे की गति भी काफी कम हो गई। अगर जियाक विंग्यू ने इस समय पीछे मुड़कर देखा होता तो उसने देखा होता कि उसका पूरा चेहरा हल्का लाल था और उसकी भौं पसीने से लथपथ थी। अध्याय 20। यह सचमुच दिलचस्प है। पहली 20 या उससे अधिक सुइयों के लिए जियोचे का संचालन बहुत आसान था। हालांकि जब उसके माथे पर पसीना आने लगा तो सुई पकड़ने वाला बायां हाथ भी कांपने लगा। इसके अलावा उसकी हरकतें स्पष्ट रूप से काफी धीमी हो गईं। पहले वह एक सांस के अंतराल में एक सुई चुभा सकता था, लेकिन फिर यह धीरे धीरे कई सांसों में बदल गया। 30 सुइयों के बाद हर बार इसमें अधिक समय लगा। अगर जियाक विंग्यू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि जब जियोचे एक्यूपंक्चर उपचार दे रहा था तो वह हमेशा अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करता था। वह बिल्कुल भी बाएं हाथ का नहीं था, और यह भी कम सच है कि उसका बायां हाथ अधिक कुशल था। बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि स्काई पॉइजन मोती उसके बाएं हाथ में था। जब भी चांदी की सुई चुभती तो उसकी हथेली में मौजूद आकाशीय विष मोती एक बार हल्के से टिमटिमा उठता। चांदी की सुइयों के बाद स्काई पॉइजन पर्ल की शक्ति चुपचाप जियाक विंग्यू के शरीर में प्रवेश कर गई। बेशक यह शक्ति किसी प्रकार का जहर नहीं थी, बल्कि एक शुद्ध करने वाली शक्ति थी। स्काई पॉइजन पर्ल में दुनिया के हजारों जहरों को शुद्ध करने की क्षमता थी। इसके अलावा यह जहर आवश्यक रूप से जीवन को समाप्त करने वाला जहर नहीं था, बल्कि इसमें ऐसे जहर भी शामिल थे जो शरीर के आंतरिक भाग को नुकसान पहुंचाते थे। साथ ही अनावश्यक अशुद्धियां भी शामिल थीं। हालांकि यह मज्जा को धोने और धमनी को काटने जितना आसान नहीं था।
स्काई पॉइजन पर्ल की शक्ति का उपयोग करना ही मुख्य कारण था कि उसने आज जिया क्विंग्यू को एक्यूपंक्चर उपचार देने का तरीका ढूंढने में अपना दिमाग लगाया। ठंडी हवा को तितर बितर करने और मध्याह्न रेखाओं को साफ करने के केवल दुष्प्रभाव और दिखावे थे। वह वास्तव में जो कर रहा था वह जिया क्विंग्यू के लिए गहराई को खोलना था। 1 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, पौना घंटा बीता। प्रत्येक चांदी की सुई से ठंडी हवा के झोंके धीरे धीरे उठने लगे। पूरा आधा घंटा बीत जाने के बाद जिया क्विंग्यू की पीठ में पूरी 54 सुइयां चुभो दी गईं। जियोचे के हाथ आखिरकार इस बिंदु पर चलना बंद हो गए, लेकिन आधे मिनट भी नहीं रुकने के बाद वह एक बार फिर दोनों हाथ नाचते हुए आगे बढ़े। उसने अतुलनीय तेजी के साथ जिया क्विंग्यू की पीठ से प्रत्येक सुई को हटा दिया। पलक झपकते ही जिया क्विंग्यू की पीठ से सभी 54 सुइयां गायब हो गईं। जिया क्विंग्यू की जेड पीठ अभी भी चमकदार बर्फ की तरह सफेद थी, जैसे कि सबसे शुद्ध सफेद जेड। जियोचे की बेहद कुशल तकनीक के तहत एक भी निशान नहीं बचा। यह हो गया। जियोचे ने सभी सुइयों को ठीक करने के बाद राहत की लंबी सांस ली। जिस क्षण सभी चांदी की सुइयां हटा दी गईं, जिया क्विंग्यू को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग में तैर रही हो। उसका पूरा शरीर अवर्णनीय रूप से गर्म और आरामदायक था। उसकी स्तब्धता के कारण उसके लिए यह विश्वास करना कठिन हो गया कि यह वास्तव में उसका अपना शरीर था। उसने अपने कपड़े वापस फेंके और तुरंत अपनी गहरी ताकत का इस्तेमाल किया। जैसे ही फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स आगे बढ़ी, वह लगभग डर से उछल पड़ी, क्योंकि जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, उसकी गहन शक्ति व्यावहारिक रूप से स्थानांतरित हो गई। जिस गति से यह उसके शरीर के भीतर प्रसारित हुआ वह खुशी का कारण था, क्योंकि यह पहले की तुलना में कई गुना तेज था। 4 वर्षों तक फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का अभ्यास करने के बाद भी उसके पास अभी भी अक्सर ऐसे क्षण आते थे जब वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाती थी। हालांकि अब जमे हुए बादल कलाओं को अपने शरीर में घूमते हुए महसूस करते हुए वह पूरी तरह से आश्वस्त थी कि अपने शरीर को उसकी वर्तमान स्थिति में रखते हुए वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है। जिस गति से फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स प्रसारित हुआ, उसमें भी स्वाभाविक परिणाम के रूप में एक स्तर का सुधार हुआ। शुरुआत में उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, इसलिए इस तरह के परिणाम से वह दिल की गहराइयों से सुखद आश्चर्यचकित थी। साथ ही वह अत्यधिक स्तब्ध भी थी। स्तब्ध थी कि जियोचे ने जो कुछ भी कहा था वह वास्तव में हासिल हो गया था। इसके अलावा परिणाम उससे भी बेहतर थे जितना उन्होंने कहा था। उसका मानना था कि उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति उसके मालिक को भी चौंका देगी अगर वह उसे देख ले। अब क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? जियोचे की आवाज उसके कान के पास गूंजती थी, लेकिन विशेष रूप से कर्कश और कमजोर लग रही थी। जिया क्विंग्यू अपने होश में लौट आई और जियोचे की ओर देखा। वह शक्तिहीन होकर हेडबोर्ड के सामने झुका हुआ था। उसका माथा और उसके सारे कपड़े पहले से ही पसीने से लथपथ थे और उसका रंग इतना पीला पड़ गया था कि उसे डर लग रहा था, जैसे वह अभी अभी किसी गंभीर बीमारी से बचा हो। यह सोचते हुए कि कैसे हर सुई के साथ गहन शक्ति जुड़ी हुई थी, उसके दिल में अचानक एक दर्द भरा एहसास प्रकट हुआ। चुभने जैसा एहसास। इस भावना ने उसके दिमाग को अस्तव्यस्त कर दिया, क्योंकि उसे इस व्यक्ति के लिए दिल में कोई दर्द की भावना नहीं रखनी चाहिए थी जिसके साथ वह केवल शादीशुदा होने की स्थिति साझा कर सकती थी, और कुछ नहीं। मुझे आप पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि आप वास्तव में एक आत्मा चिकित्सक हैं। जिया क्विंग्यू ने उसे एक जटिल नजर से देखा। यह पता चला है कि आप जिसे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में हर किसी ने हे दृष्टि से देखा था, वास्तव में ऐसी चौंकाने वाली क्षमता थी। लेकिन आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मेरे पास नहीं है। जिया क्विंग्यू। दूसरा कारण, तुम कुल मिलाकर मेरी पत्नी हो। जिया क्विंग्यू ने कई बार अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं खोज पाई। तीसरा कारण भी सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जियोचे के चेहरे पर मुस्कान अस्पष्ट हो गई। मैंने सोचा था कि कपड़े उतारने के बाद आपकी शक्ल देखने लायक होगी। जब भी जियोचे अपने अश्लील मुंह का उपयोग करके उसके साथ स्वतंत्रता लेता था, वह हमेशा उसके साथ ठंडी उदासीनता का व्यवहार करती थी। हालांकि इस बार उसके पीले चेहरे पर अश्लील मुस्कान देखकर वह खुद को क्रोधित होने से नहीं रोक सकी।
स्पष्टीकरण समाप्त हो गया है। जियोचे ने अपने साथ लाए औषधीय बर्तन की ओर हाथ बढ़ाया। मेरी पत्नी किंग्यू, जाओ उस औषधीय बर्तन में दवा डालो और इसे पी लो। जिया क्विंग्यू ने उसे बहुत गहराई से देखा, फिर बिना यह पूछे कि यह किस प्रकार की दवा थी, चल दी। उसने बर्तन से मिश्रण बाहर डाला और एक घूंट में निगल लिया। यह पहला उपचार है। यदि आप इस वर्तमान स्थिति को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको कुल 7 उपचार की आवश्यकता है। सबसे अच्छा समय सुबह 3 बजे का है, क्योंकि दिन में यही एक समय होता है जब यिंग क्यूई सबसे भारी होती है और उपचार का परिणाम सबसे अच्छा होता है। निस्संदेह हम आगे बढ़े या नहीं, निर्णय आपका है। यह सब कहने के बाद जियोचे ने थकावट से अपनी आंखें बंद कर लीं। यह निश्चित रूप से कोई कृत्य नहीं था, उसकी शारीरिक शक्ति पर वास्तव में अत्यधिक दबाव डाला गया था। अच्छे से आराम करो। जिया क्विंग्यू की नजर और भी जटिल हो गई। धीरे से बोलने के बाद वह बाहर चली गई और चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। आंगन के केंद्र में खड़े होकर जिया क्विंग्यू ने अपने हाथ उठाए और अपनी हथेलियों को देखा। उसकी आंखों के भाव धुंधले थे। वह वास्तव में किस प्रकार का व्यक्ति है? कम से कम मैंने हमेशा उसे गलत तरीके से आंका है। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सभी लोगों ने भी उसे गलत तरीके से आंका है। जिया क्विंग्यू के जाने के बाद जियोचे का शरीर भी पूरी तरह से और टेढ़ा होकर बिस्तर पर गिर गया था। वह वहीं आराम कर रहा था, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहता था। उसके मुंह से कभी कभी अस्पष्ट बुदबुदाहट निकल जाती थी। उह, मेरी वर्तमान सहनशक्ति बहुत खराब है। गहराई खोलते ही मैं थकान से लगभग बेहोश हो गया। अगर मास्टर को पता होता कि मैंने वास्तव में दूसरे व्यक्ति के कपड़े उतार दिए हैं, तो वह इतना क्रोधित हो सकता है कि मुझे सबक सिखाने के लिए स्वर्ग से नीचे आ सकता है। आखिरकार मैं 13 साल की उम्र में कपड़ों के माध्यम से एक्यूपंक्चर का अभ्यास कर सकता था और 15 बजे अपनी आंखें बंद करके कपड़ों के माध्यम से एक्यूपंक्चर का अभ्यास कर सकता हूँ। सोने के लिए जियो संप्रदाय से पत्र मिलने के बाद से पूरा जियो कबीला एक बेहद अलग माहौल में डूब गया था। कबीले के मुखिया बुजुर्ग प्रत्येक दिन बड़ी लगन से अपना कर्तव्य निभाते थे। वे सुबह से शाम तक उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहते थे, इस डर से कि कहीं जरा सी भी उपेक्षा न हो जाए। युवा पीढ़ी मानो स्टेरॉयड पर हो और भी अधिक कठिन प्रशिक्षण ले रही है। वे सभी अगले कुछ दिनों में सफलता पाने का सपना देख रहे थे, जिससे जियो संप्रदाय में वापस लाए जाने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि इन सबका स्पष्ट रूप से जियोचे से कोई लेना देना नहीं था। उसे पूरे जियो कबीले में सबसे इत्मीनान वाले व्यक्ति के रूप में गिना जा सकता है। आज जियो कबीले के पिछले पहाड़ पर, यह जियो कबीले द्वारा पीछे के पहाड़ों में खोला गया कब्रिस्तान था। जियो कबीले के एक सदस्य की मृत्यु के बाद इस बात की अधिक संभावना थी कि उन्हें यहीं दफनाया जाएगा। जियोली चुपचाप एक कब्र के सामने खड़ा था। उसके सफेद बाल, जो कई बदलावों और दुखों से गुजरने का परिणाम थे, हवा में स्वतंत्र रूप से लहरा रहे थे। हवा ने सीटी बजाई, बाकी सब कुछ उजाड़ था। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। इस कब्र के पत्थर पर 2 शब्द जियो यिंग खुदे हुए थे। यिंग एर, मुझे पता है कि बचपन से ही तुमने अपने पूर्वजों की आशाओं को पूरा करने और जियो संप्रदाय में लौटने का सपना देखा था, हमारे इस परित्यक्त खून को झाड़ने के लिए। अब आखिरकार यह अवसर आ ही गया है। बस पूरे 16 साल की देर हो चुकी है। जियोली की आंखों में भाव धुंधले थे। वह दृढ़ता से वहीं खड़ा रहा। उसके मुंह से एक अनैच्छिक प्रकार की बड़बड़ाहट निकल रही थी। मुझे पता है, भले ही इतने साल बीत गए हों, आपको अभी भी कई चिंताएं हैं। चे एर की गहरी नसें बचपन से ही विकृत हो गई हैं। यह भी ठीक है। भले ही उसकी किस्मत में जीवन भर औसत दर्जे का रहना लिखा है, लेकिन कार्रवाई के बिना संघर्ष और नफरत नहीं होगी। अब चे एर पहले से ही शादीशुदा है। मुझे उम्मीद है कि अब से वह हमेशा शांति से रह सकेगा। भले ही वह आपका असली बच्चा नहीं है,
फिर भी वह वही है जिसकी रक्षा के लिए आप दोनों ने अपना जीवन और अपने बच्चे का जीवन बिताया है। मैं अपनी पूरी क्षमता से उसकी शांति की रक्षा भी करूंगा। स्नैप! एक धीमी तड़क भड़क वाली आवाज जियोली के कान में घुसी, जिससे वह चौंक गया। वह एक झटके में अपने होश में लौट आया और धीमी आवाज में चिल्लाते हुए अपना सिर घुमाया। कौन? उसके चिल्लाने के बाद जियो यूलोंग की आकृति आंगन के केंद्र में एक घने और ठोस पेड़ के पीछे से चली गई। उसने विचलित होकर जियोली की ओर देखा। अध्याय 20। यह सचमुच दिलचस्प है। पहली 20 या उससे अधिक सुइयों के लिए जियोचे का संचालन बहुत आसान था। हालांकि जब उसके माथे पर पसीना आने लगा तो सुई पकड़ने वाला बायां हाथ भी कांपने लगा। इसके अलावा उसकी हरकतें स्पष्ट रूप से काफी धीमी हो गईं। पहले वह एक सांस के अंतराल में एक सुई चुभा सकता था, लेकिन फिर यह धीरे धीरे कई सांसों में बदल गया। 30 सुइयों के बाद हर बार इसमें अधिक समय लगा। अगर जिया क्विंग्यू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि जब जियोचे एक्यूपंक्चर उपचार दे रहा था तो वह हमेशा अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करता था। वह बिल्कुल भी बाएं हाथ का नहीं था, और यह भी कम सच है कि उसका बायां हाथ अधिक कुशल था। बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि स्काई पॉइजन मोती उसके बाएं हाथ में था। जब भी चांदी की सुई चुभती तो उसकी हथेली में मौजूद आकाशीय विष मोती एक बार हल्के से टिमटिमा उठता। चांदी की सुइयों के बाद स्काई पॉइजन पर्ल की शक्ति चुपचाप जिया क्विंग्यू के शरीर में प्रवेश कर गई। बेशक यह शक्ति किसी प्रकार का जहर नहीं थी, बल्कि एक शुद्ध करने वाली शक्ति थी। स्काई पॉइजन पर्ल में दुनिया के हजारों जहरों को शुद्ध करने की क्षमता थी। इसके अलावा यह जहर आवश्यक रूप से जीवन को समाप्त करने वाला जहर नहीं था, बल्कि इसमें ऐसे जहर भी शामिल थे जो शरीर के आंतरिक भाग को नुकसान पहुंचाते थे। साथ ही अनावश्यक अशुद्धियां भी शामिल थीं। हालांकि यह मज्जा को धोने और धमनी को काटने जितना आसान नहीं था। स्काई पॉइजन पर्ल की शक्ति का उपयोग करना ही मुख्य कारण था कि उसने आज जिया क्विंग्यू को एक्यूपंक्चर उपचार देने का तरीका ढूंढने में अपना दिमाग लगाया। ठंडी हवा को तितर बितर करने और मध्याह्न रेखाओं को साफ करने के केवल दुष्प्रभाव और दिखावे थे। वह वास्तव में जो कर रहा था वह जिया क्विंग्यू के लिए गहराई को खोलना था। 1 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, पौना घंटा बीता। प्रत्येक चांदी की सुई से ठंडी हवा के झोंके धीरे धीरे उठने लगे। पूरा आधा घंटा बीत जाने के बाद जिया क्विंग्यू की पीठ में पूरी 54 सुइयां चुभो दी गईं। जियोचे के हाथ आखिरकार इस बिंदु पर चलना बंद हो गए, लेकिन आधे मिनट भी नहीं रुकने के बाद वह एक बार फिर दोनों हाथ नाचते हुए आगे बढ़े। उसने अतुलनीय तेजी के साथ जिया क्विंग्यू की पीठ से प्रत्येक सुई को हटा दिया। पलक झपकते ही जिया क्विंग्यू की पीठ से सभी 54 सुइयां गायब हो गईं। जिया क्विंग्यू की जेड पीठ अभी भी चमकदार बर्फ की तरह सफेद थी, जैसे कि सबसे शुद्ध सफेद जेड। जियोचे की बेहद कुशल तकनीक के तहत एक भी निशान नहीं बचा। यह हो गया। जियोचे ने सभी सुइयों को ठीक करने के बाद राहत की लंबी सांस ली। जिस क्षण सभी चांदी की सुइयां हटा दी गईं, जिया क्विंग्यू को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग में तैर रही हो। उसका पूरा शरीर अवर्णनीय रूप से गर्म और आरामदायक था। उसकी स्तब्धता के कारण उसके लिए यह विश्वास करना कठिन हो गया कि यह वास्तव में उसका अपना शरीर था। उसने अपने कपड़े वापस फेंके और तुरंत अपनी गहरी ताकत का इस्तेमाल किया। जैसे ही फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स आगे बढ़ी, वह लगभग डर से उछल पड़ी, क्योंकि जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, उसकी गहन शक्ति व्यावहारिक रूप से स्थानांतरित हो गई। जिस गति से यह उसके शरीर के भीतर प्रसारित हुआ वह खुशी का कारण था, क्योंकि यह पहले की तुलना में कई गुना तेज था। 4 वर्षों तक फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का अभ्यास करने के बाद भी उसके पास अभी भी अक्सर ऐसे क्षण आते थे जब वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाती थी। हालांकि अब जमे हुए बादल कलाओं को अपने शरीर में घूमते हुए महसूस करते हुए वह पूरी तरह से आश्वस्त थी कि अपने शरीर को उसकी वर्तमान स्थिति में रखते हुए वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है। जिस गति से फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स प्रसारित हुआ, उसमें भी स्वाभाविक परिणाम के रूप में एक स्तर का सुधार हुआ। शुरुआत में उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, इसलिए इस तरह के परिणाम से वह दिल की गहराइयों से सुखद आश्चर्यचकित थी। साथ ही वह अत्यधिक स्तब्ध भी थी।
स्तब्ध थी कि जियोचे ने जो कुछ भी कहा था वह वास्तव में हासिल हो गया था। इसके अलावा परिणाम उससे भी बेहतर थे जितना उन्होंने कहा था। उसका मानना था कि उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति उसके मालिक को भी चौंका देगी अगर वह उसे देख ले। अब क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? जियोचे की आवाज उसके कान के पास गूंजती थी, लेकिन विशेष रूप से कर्कश और कमजोर लग रही थी। जिया क्विंग्यू अपने होश में लौट आई और जियोचे की ओर देखा। वह शक्तिहीन होकर हेडबोर्ड के सामने झुका हुआ था। उसका माथा और उसके सारे कपड़े पहले से ही पसीने से लथपथ थे और उसका रंग इतना पीला पड़ गया था कि उसे डर लग रहा था, जैसे वह अभी अभी किसी गंभीर बीमारी से बचा हो। यह सोचते हुए कि कैसे हर सुई के साथ गहन शक्ति जुड़ी हुई थी, उसके दिल में अचानक एक दर्द भरा एहसास प्रकट हुआ। चुभने जैसा एहसास। इस भावना ने उसके दिमाग को अस्तव्यस्त कर दिया, क्योंकि उसे इस व्यक्ति के लिए दिल में कोई दर्द की भावना नहीं रखनी चाहिए थी जिसके साथ वह केवल शादीशुदा होने की स्थिति साझा कर सकती थी, और कुछ नहीं। मुझे आप पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि आप वास्तव में एक आत्मा चिकित्सक हैं। जिया क्विंग्यू ने उसे एक जटिल नजर से देखा। यह पता चला है कि आप, जिसे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में हर किसी ने हे दृष्टि से देखा था, वास्तव में ऐसी चौंकाने वाली क्षमता थी। लेकिन आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मेरे पास नहीं है। अध्याय 21। एक ही बिस्तर साझा करना। आदत एक भयावह चीज थी। यह किसी व्यक्ति के हृदय के साथ अदृश्य रूप से और चुपचाप छेड़छाड़ कर सकता है। विवाह समारोह के दौरान जियोचे ने जिया क्विंग्यू को एक हाथ देना चाहा और उसके हाथ को बेरहमी से दबा दिया। पहली बार जब उसने उसे पत्नी कहा तो इससे वह लगभग क्रोधित हो गई। पहली बार जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो जियोचे को उसकी ओर से आने वाली बर्फ जैसी ठंडी हत्या के इरादे का एहसास हुआ। हालांकि इन कुछ दिनों के दौरान जियोचे के मुंह से आने वाली क्विंग्यू मेरी पत्नी कॉल और अधिक सहज हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपने दिल में क्या सोचा था। सतह पर ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने संबोधन के इस रूप को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। यहाँ तक कि उसके सामने कपड़े उतारना भी अब उतना अजीब नहीं था। उसे हथेली से पकड़कर ले जाना तो दूर की बात है। इन कुछ दिनों में जियोचे निस्संदेह कोने में सोता था, लेकिन फर्श पर फैले मोटे कंबल के कारण वह उतना असहज नहीं था। जब भी सुबह के 3 बजते वह खुद उठ जाता और चांदी की सुइयों से उसका उपचार करता। इन कुछ दिनों में वह इस बात से भी अधिक परिचित हो गई कि उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से कितना बदल गया है। प्रकाश मंद था, लेकिन जिया क्विंग्यू की पीठ जेड की तरह थी। उसकी त्वचा बर्फ से भी अधिक चमकदार थी। जियोचे ने चांदी की सुइयों को अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसकी उंगलियां फड़फड़ा रही थीं। कुछ ही देर में वह पसीने से लथपथ हो गया। आधे घंटे बाद गहराई को खोलने का एक और सत्र समाप्त हो गया था। जियोचे ने सभी चांदी की सुइयां हटा दीं। उसके मुंह से राहत की एक लंबी सांस निकली। थककर उसके दिमाग में अचानक चक्कर आ गया और जिया क्विंग्यू की नंगी पीठ के ऊपर गिरने से पहले उसका शरीर हिल गया। उसके सीने में गर्माहट और कोमलता का एक अवर्णनीय एहसास फैल गया। जिया क्विंग्यू ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनमें गुस्से की झलक दिख रही थी। वह ताकत का इस्तेमाल कर जियोचे को दूर धकेलने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि उसकी वर्तमान सांसें अप्रत्याशित रूप से, अतुलनीय रूप से कमजोर थीं। पहले की तुलना में कई कारकों से कमजोर। जिया क्विंग्यू ने अपनी गहरी ताकत वापस ले ली और जियोचे को एक तरफ धकेलने के लिए केवल थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल किया। फिर उसने जियोचे के शरीर को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाने से पहले तुरंत कपड़े पहने। उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ? जियोचे का रंग इतना पीला था कि खून का एक निशान भी नहीं देखा जा सकता था। उसकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे कि उसने उन्हें पूरी तरह से खोलने की ताकत खो दी हो। उसने थोड़ा सिर हिलाया, फिर कमजोर होकर कहा, यह कुछ भी नहीं है। मैंने बस जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। अपनी ताकत और ऊर्जा का थोड़ा सा। मुझे थोड़ा आराम करने दो और मैं ठीक हो जाऊंगा। जिया क्विंग्यू की आंखें डगमगा गईं। एक दर्द का एहसास जो उसके दिल में एक बार फिर से नहीं आना चाहिए था। पहले एक्यूपंक्चर उपचार के बाद उनके पूरे शरीर की ताकत खत्म हो गई थी।
हर बार ऐसा होने पर वह अपेक्षाकृत आसानी से ठीक हो सका। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उसे हर दिन उसका एक्यूपंक्चर करना पड़ा। प्रत्येक सुई को उसकी गहन क्यूई की सीमा की आवश्यकता होती है। उनका शरीर मूलतः दुर्बल था। इस तरह लगातार कमजोर किया जाना, वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इससे उसके शरीर को अपूरणीय क्षति होना संभव था। तुम्हें मेरे लिए इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, जिया क्विंग्यू ने अपनी आंखों में एक जटिल भाव के साथ कहा। जियोचे हंसते हुए मुस्कुराया, नहीं, तुम इसके लायक हो, क्योंकि तुम मेरी आधिकारिक पत्नी हो। जिया क्विंग्यू। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप इस सामग्री को पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। जियोचे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अपनी ताकत इकट्ठी कर ली। बहुत शांत स्वर में उसने कहा, भले ही तुमने कृतज्ञता का कर्ज चुकाने के लिए मुझसे विवाह किया, परंतु तुमने कभी मुझे अपना पति नहीं माना। लेकिन तुम्हें तलाक देने के अलावा मेरे पास ऐसा व्यवहार करने का कोई रास्ता नहीं है कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। अपनी स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार करना एक पुरुष के लिए सबसे बुनियादी जिम्मेदारी और सबसे महत्वपूर्ण सम्मान भी है। इतना कहने के बाद जियोचे के सीने में गर्माहट महसूस होने लगी। मैं कहता हूं, यहां तक कि मैं भी उन शब्दों से प्रभावित हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता कि आपके स्त्री हृदय से आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। काफी देर तक उसने जिया क्विंग्यू को कुछ भी कहते नहीं सुना। उसने अपनी आंखें खोलीं, हल्की हल्की कुछ सांसें लीं और फिर दयनीय भाव से कहा, क्विंग्यू मेरी पत्नी, मैं शायद ठीक से चल नहीं पाऊंगा। क्या आप वहां मेरी मदद कर सकते हैं? उसकी नजरें उस कोने की ओर थीं जहां वह सोया था। जिया क्विंग्यू ने जमीन को ढकने वाले कंबल पर एक नजर डाली। उसके दिल में दर्द हो रहा था कि उसे एक टुकड़ा भी तेज नहीं करना चाहिए था। उसने अपना सिर हिलाया, उसका शरीर बिस्तर की ओर हो गया। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं वहां सो जाऊंगा। यह बात सुनकर जियोचे अचानक घबरा गया। न जाने कहां से ताकत उधार लेते हुए वह तेजी से आगे बढ़ा और जिया क्विंग्यू की बाह पकड़ ली। इसका कोई सवाल ही नहीं है, यह निश्चित रूप से प्रश्न से बाहर है। भले ही आप हर मामले में मुझसे ज्यादा मजबूत हैं। मैं एक पुरुष हूं, आप एक महिला हैं। एक पुरुष के रूप में मैं बिस्तर पर कैसे सो सकता था और एक महिला को फर्श पर कैसे सोने दे सकता था? अगर तुम्हें वहां सोना है तो मैं आंगन में सोऊंगा। कुछ कदम आगे बढ़े और एक कनिष्ठ के उचित शिष्टाचार को अपनाया। यूलोंग पांचवें बुजुर्ग का स्वागत करता है। मैंने नहीं सोचा था कि पांचवें बुजुर्ग भी यहाँ होंगे। क्या यूलोंग ने पांचवें बुजुर्ग को परेशान किया? जियोली की आंखों से उसकी उथल पुथल का पता चला। उसका दिल तभी दुहक से भर गया और वह कुछ समय के लिए निराश हो गया। यह अप्रत्याशित था कि उसे इस स्थान पर किसी के आने का पता नहीं चला। उन्हें यह भी नहीं पता था कि जियो यूलोंग ने अभी अभी उनका एकालाप सुना है या नहीं। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और पूछा, यूलोंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियो यूलोंग ने तुरंत जवाब दिया, जियो संप्रदाय के दूत कल पहुंचेंगे। पिता का मानना है कि यह एक बड़ी घटना है जो जियो कबीले के भाग्य को बदल देगी और उनका मानना था कि उन्हें अपने दादा को सूचित करना चाहिए। तो उसने मुझे बुलाया। पांचवें बुजुर्ग को गलती से परेशान करने के लिए यूलोंग ने गलती की। फिर क्या तुमने सुना जो मैंने अभी कहा? जियोली की आवाज एकदम ठंडी और कठोर हो गई। एक प्रभावशाली आभा अचानक जियो यूलोंग पर हावी हो गई। स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के शिखर पर किसी व्यक्ति की ताकत जियो यूलोंग की वर्तमान क्षमता से कहीं अधिक थी। जैसे ही उसका रंग पीला पड़ गया, उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। यूलोंग भी अभी आया है। यदि पांचवें बुजुर्ग ने अभी बात नहीं की होती तो मैं पांचवें बुजुर्ग की खोज नहीं कर पाता। मैंने निश्चित रूप से पांचवें बुजुर्ग को कुछ भी कहते नहीं सुना। अगर पांचवें बुजुर्ग को परेशान नहीं होना चाहता तो यूलोंग तुरंत चला जाएगा। जियो यूलोंग की अभिव्यक्ति में कोई कमी नहीं देख सका। उनके विचार थोड़े शांत हुए और उनकी आभा पीछे हट गई। उनकी अभिव्यक्ति भी सहज हो गई। इसे भूल जाओ, यह कुछ भी नहीं है। जियो संप्रदाय के दूत कल पहुंचेंगे। आपके चुने जाने की सबसे अधिक संभावना है।
जब वह समय आएगा तो आप हमारे खून की सबसे बड़ी इच्छा को पुनर्जीवित करेंगे। पांचवें बुजुर्ग के शब्द भारी हैं। यूलोंग उनके लायक नहीं है, जियो यूलोंग ने विनम्रतापूर्वक कहा। जियो लाई ने उसकी ओर सिर हिलाया और इस जगह को छोड़ने के लिए मुड़ गया। उनके जाने के बाद जियो यूलोंग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे सूक्ष्म हो गई। उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी ठुड्डी को रगड़ा और गुस्से से बुदबुदाया, मुझे मत बताओ। अगर यह सच है तो यह वास्तव में दिलचस्प होगा। अध्याय 21। एक ही बिस्तर साझा करना। आदत एक भयावह चीज थी। यह किसी व्यक्ति के हृदय के साथ अदृश्य रूप से और चुपचाप छेड़छाड़ कर सकता है। विवाह समारोह के दौरान जियोचे ने जियाक्विंग्यू को एक हाथ देना चाहा और उसके हाथ को बेरहमी से दबा दिया। पहली बार जब उसने उसे पत्नी कहा तो इससे वह लगभग क्रोधित हो गई। पहली बार जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो जियोचे को उसकी ओर से आने वाली बर्फ जैसी ठंडी हत्या के इरादे का एहसास हुआ। हालांकि इन कुछ दिनों के दौरान जियोचे के मुंह से आने वाली क्विंग्यू मेरी पत्नी कॉल और अधिक सहज हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपने दिल में क्या सोचा था, सतह पर ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने संबोधन के इस रूप को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। यहाँ तक कि उसके सामने कपड़े उतारना भी अब उतना अजीब नहीं था, उसे हथेली से पकड़कर ले जाना तो दूर की बात है। इन कुछ दिनों में जियोचे निस्संदेह कोने में सोता था, लेकिन फर्श पर फैले मोटे कंबल के कारण वह उतना असहज नहीं था। जब भी सुबह के 3 बजते वह खुद उठ जाता और चांदी की सुइयों से उसका उपचार करता। इन कुछ दिनों में वह इस बात से भी अधिक परिचित हो गई कि उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से कितना बदल गया है। प्रकाश मंद था, लेकिन जियाक्विंग्यू की पीठ जेड की तरह थी, उसकी त्वचा बर्फ से भी अधिक चमकदार थी। जियोचे ने चांदी की सुइयों को अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसकी उंगलियां फड़फड़ा रही थीं। कुछ ही देर में वह पसीने से लथपथ हो गया। आधे घंटे बाद गहराई को खोलने का एक और सत्र समाप्त हो गया था। जियोचे ने सभी चांदी की सुइयां हटा दीं, उसके मुंह से राहत की एक लंबी सांस निकली। थककर उसके दिमाग में अचानक चक्कर आ गया और जियाक्विंग्यू की नंगी पीठ के ऊपर गिरने से पहले उसका शरीर हिल गया। उसके सीने में गर्माहट और कोमलता का एक अवर्णनीय एहसास फैल गया। जियाक्विंग्यू ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, उनमें गुस्से की झलक दिख रही थी। वह ताकत का इस्तेमाल कर जियोचे को दूर धकेलने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि उसकी वर्तमान सांसें अप्रत्याशित रूप से, अतुलनीय रूप से कमजोर थीं। पहले की तुलना में कई कारकों से कमजोर। जियाक्विंग्यू ने अपनी गहरी ताकत वापस ले ली और जियोचे को एक तरफ धकेलने के लिए केवल थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल किया। फिर उसने जियोचे के शरीर को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाने से पहले तुरंत कपड़े पहने। उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ? जियोचे का रंग इतना पीला था कि खून का एक निशान भी नहीं देखा जा सकता था। उसकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे कि उसने उन्हें पूरी तरह से खोलने की ताकत खो दी हो। उसने थोड़ा सिर हिलाया, फिर कमजोर होकर कहा, यह कुछ भी नहीं है। मैंने बस जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। अपनी ताकत और ऊर्जा का थोड़ा सा। मुझे थोड़ा आराम करने दो और मैं ठीक हो जाऊंगा। जियाक्विंग्यू की आंखें डगमगा गईं, एक दर्द का एहसास जो उसके दिल में एक बार फिर से नहीं आना चाहिए था। पहले एक्यूपंक्चर उपचार के बाद उनके पूरे शरीर की ताकत खत्म हो गई थी। हर बार ऐसा होने पर वह अपेक्षाकृत आसानी से ठीक हो सका। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उसे हर दिन उसका एक्यूपंक्चर करना पड़ा। प्रत्येक सुई को उसकी गहन क्यूई की सीमा की आवश्यकता होती है। उनका शरीर मूलतः दुर्बल था। इस तरह लगातार कमजोर किया जाना, वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इससे उसके शरीर को अपूरणीय क्षति होना संभव था। तुम्हें मेरे लिए इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, जियाक्विंग्यू ने अपनी आंखों में एक जटिल भाव के साथ कहा। जियोचे हंसते हुए मुस्कुराया, नहीं, तुम इसके लायक हो, क्योंकि तुम मेरी आधिकारिक पत्नी हो। जियाक्विंग्यू। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप इस सामग्री को पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। जियोचे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अपनी ताकत इकट्ठी कर ली।
बहुत शांत स्वर में उसने कहा, भले ही तुमने कृतज्ञता का कर्ज चुकाने के लिए मुझसे विवाह किया, परंतु तुमने कभी मुझे अपना पति नहीं माना। लेकिन तुम्हें तलाक देने के अलावा मेरे पास ऐसा व्यवहार करने का कोई रास्ता नहीं है कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। अपनी स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार करना एक पुरुष के लिए सबसे बुनियादी जिम्मेदारी और सबसे महत्वपूर्ण सम्मान भी है। इतना कहने के बाद जियोचे के सीने में गर्माहट महसूस होने लगी। मैं कहता हूँ, यहाँ तक कि मैं भी उन शब्दों से प्रभावित हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता कि आपके स्त्री हृदय से आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। काफी देर तक उसने जिया क्विंग्यू को कुछ भी कहते नहीं सुना। उसने अपनी आंखें खोलीं, हल्की हल्की कुछ सांसें लीं और फिर दयनीय भाव से कहा, क्विंग्यू मेरी पत्नी, मैं शायद ठीक से चल नहीं पाऊंगा। क्या आप वहां मेरी मदद कर सकते हैं? उसकी नजरें उस कोने की ओर थीं जहां वह सोया था। जिया क्विंग्यू ने जमीन को ढकने वाले कंबल पर एक नजर डाली। उसके दिल में दर्द हो रहा था कि उसे एक टुकड़ा भी तेज नहीं करना चाहिए था। उसने अपना सिर हिलाया, उसका शरीर बिस्तर की ओर हो गया। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं वहां सो जाऊंगा। यह बात सुनकर जियोचे अचानक घबरा गया। न जाने कहां से ताकत उधार लेते हुए वह तेजी से आगे बढ़ा और जिया क्विंग्यू की बाह पकड़ ली। इसका कोई सवाल ही नहीं है। यह निश्चित रूप से प्रश्न से बाहर है। भले ही आप हर मामले में मुझसे ज्यादा मजबूत हैं। मैं एक पुरुष हूं, आप एक महिला हैं। एक पुरुष के रूप में मैं बिस्तर पर कैसे सो सकता था और एक महिला को फर्श पर कैसे सोने दे सकता था? अगर तुम्हें वहां सोना है तो मैं आंगन में सोऊंगा।